हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम आशु आर लवानिया फ्रॉम माय लीगल कोड ई लर्निंग अगेन। पीछे लीगल एप्टीट्यूड लीगल रीजनिंग के मैंने काफ़ी पार्ट्स करा दिए हैं। आई वांट यू टू गो देयर, वॉच देम कंप्लीटली टू अंडरस्टैंड इन द बेस्ट वे। कम हियर, दिस इज द नेक्स्ट लेक्चर ऑब्वियसली फॉर द लीगल एप्टीट्यूड लीगल रीजनिंग। ठीक है, आप सबको पता ही है क्लेट का एग्जाम आने वाला है, DU-LLB का आने वाला है और इसके साथ साथ देश में कई अलग अलग प्रीमियर कॉलेजेस के एग्जाम्स होते रहते हैं। तो सबके लिए एक नटशेल में आपको एक कॉमन मैंने लेक्चर दे दिया है। इसके बाद यू डोंट नीड टू गो हियर एंड देयर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लेट, लीगल रीजनिंग एंड लीगल एप्टीट्यूड। ठीक है, पेड कोर्स का फायदा फ्री में। तो चलिए इसी का हम फायदा उठाते हैं और इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था उसके आंसर के बारे में। देखिए, मैंने वो क्वेश्चन वहां पर डिस्कस कराया था। सेम एक बार फिर बता देता हूं। डब्ल्यू नाम का एक व्यक्ति है, वो लेट ड्यूटी कर करके अपने घर या कहीं पर भी वापस लौट रहा था। उसको कुछ हुलिगन्स, मतलब कि वेपनाइज, जिनके पास वेपन्स थे, ऐसे कुछ शरारती लोगों ने पकड़ लिया और उसके पर्स और उसकी वैल्यूएबल जो भी उसकी जरूरी चीजें थी उनको छीनने लग गए। किस पर? चाकू दिखा करके। लेकिन हुआ क्या कि डब्ल्यू ने थोड़ी सी आवाज लगाई, लोगों को कॉल आउट किया, हेल्प मांगी, लेकिन कोई नहीं आया। लेकिन छीना झपटी में उसका चाकू उसके हाथ लग गया। किसके? डब्ल्यू के। डब्ल्यू ने क्या किया? उसको मार दिया और उनमें से एक को मार दिया, जो वेगाबॉन्ड था उसमें से एक को मार दिया। अब इसका जो ट्रायल होगा, व्हेन डब्ल्यू विल बी सेंट टू द कोर्ट इन फ्रंट ऑफ द जज, तो जो ट्रायल होता है, जो मुकदमा चलता है, उसमें मैंने आपको कुछ ऑप्शन दिए थे उसमें, और ऑप्शंस क्लियरली सब कुछ बता रहे थे और उसी के हिसाब से आई होप यू ऑल हैव डन इट। ठीक है, सबने ये किया होगा। इसका आंसर क्लियरली ए है। क्यों? क्योंकि यहां पर सीधा सीधा डब्ल्यू बोलेगा कि मैंने जितनी जरूरत थी, जितना टाइम था, मुझ पर जितना टाइम था, मैंने आवाज लगाई, लोगों को कॉल आउट किया, लेकिन कोई भी हेल्प के लिए नहीं आया। अगर मैं थोड़ा सा भी पलक झपकाता तो वो मुझे मार देते। तो उसने प्राइवेट डिफेंस का यूज किया और ये बिल्कुल सटीक है। इट इज नॉट टू मच डिफिकल्ट, दिस इज वेरी सिंपल। ओके, चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। क्रिमिनल लॉ का ही आगे का सेक्शन, दैट इज थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन। थेफ्ट आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। बेसिकली मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, उसको चुराना ओनर्स के कंसेंट के बिना, उससे छुपा करके, गलत यानी कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन से। एक्सटॉर्शन सीधी सीधी बात कहते हैं, एक तरीके से किसी को डरा धमकाकर या किसी को डरा धमकाकर उसके बिहाफ पर उसके रिलेटिव्स या पेरेंट्स वगैरह से जो काम करवाया जाता है ना, डरा धमकाकर, उसको कहते हैं एक्सटॉर्शन। ठीक है, डरा धमकाकर किसी काम को करवाना, दैट इज नोन एज एक्सटॉर्शन। अब यहां पर देखिए, एक्सटॉर्शन एंड थेफ्ट, इसको पढ़ते हैं। सेक्शन 378 एंड 380 आईपीसी, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड, कुछ भी कह सकते हैं। इसकी धाराएं 378 और 380 में थेफ्ट के बारे में बात की गई है। ठीक है, थेफ्ट वही चीज मैं फिर नहीं बताऊंगा, इसको एक बार पढ़िए। वही डिसऑनेस्ट इंटेंशन, मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट ओनर्स कंसेंट, मतलब कि मालिक की कंसेंट के यानी कि मंजूरी के बिना किसी चीज को छुपा देना बेईमानी के इरादे से, दिस इज नोन एज थेफ्ट। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। सी को मैं आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा इलस्ट्रेशंस को यूज करता हूं, मतलब कि थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, ए एक व्यक्ति है, उसने क्या किया, एक जेड के घर में एक पेड़ है, ठीक है, और उसके पोजेशन में है, मतलब वो किसका पेड़ है? जेड का है इन रियल। जेड की कंसेंट के यहां पर बिना ए ने क्या किया, उस पेड़ को काट दिया। ठीक है, उस पेड़ को काट दिया। इसका मतलब यह है कि ही हैज कमिटेड थेफ्ट, मतलब ए ने चोरी की है। सिंपल, चोरी के मैंने आपको सीधे कॉन्सेप्ट बताए थे थेफ्ट के बारे में। एक तो मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब उसको काटा तो वो मूव करने वाली प्रॉपर्टी होगी, इधर से उधर उसे मूव करा सकते हैं। लेकिन वो चीज किसकी थी? जेड की। इसका मतलब जेड था उसका मालिक। मालिक की मंजूरी लिए बिना उसने मूवेबल प्रॉपर्टी को गलत इंटेंशन से उसे लिया, मतलब काटा, जो कुछ भी किया, डैमेज किया। तो इसका मतलब यह है कि इन द लीगल डेफिनेशन ए हैज कमिटेड थेफ्ट, उसने चोरी की है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। डोंट ओवर यूज योर माइंड। अगले पॉइंट से और क्लैरिटी से समझ में आएगा। ए ने क्या किया, एक चंक ऑफ मीट अपने पास रख लिया, अपने पॉकेट में। दरअसल ए का इरादा यह था कि जेड का जो डॉग है वो चाहता था कि वो उसे फॉलो करे, और फॉलो करते करते वो उसके पीछे लंबे टाइम तक निकल जाए, बहुत आगे तक निकल जाए, तो वो डिसऑनेस्टली उसको अपनी गिरफ्त में ले लेगा। अब देखिए, यहां पर पॉइंट सोचने वाले क्या हैं कि ए का डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, मतलब कि बेईमानी वाला इरादा है। इसके लिए उसने क्या किया, अपने चंक ऑफ मीट, मांस का टुकड़ा जो है, अपनी पॉकेट में रखा, जिसको कि देखकर जेड का जो डॉगी है वो उसको फॉलो करे। अब इसमें ना तो जेड कौन है, मालिक है उस डॉगी का, ठीक है, तो जेड की कोई कंसेंट नहीं है, जेड की कोई मंजूरी नहीं
नहीं है। ऊपर से डॉग क्या है, एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको इधर से उधर मूव कराया जा सकता है। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब कि चल संपत्ति है, और वो उसको अपने साथ ले गया था तो उसका डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, उसका बेईमानी वाला इरादा है, क्योंकि वो उसे गायब करना चाहता है। ठीक है, तो यहां पर उसने थेफ्ट का ही काम किया है। और कब से, जब से उसके इरादे को फॉलो करते हुए उसने जो बेईमानी के इरादे से पूरा प्लान बनाया था, और डॉग ने जैसे ही उसे फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, वहीं से उसका थेफ्ट स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि थेफ्ट किसका होता है, चोरी किसकी होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी की। और यहां पर मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी है, वो है डॉग। ठीक है, अब ये दो इलस्ट्रेशन से आपको बिल्कुल क्लैरिटी से समझ में आ जाना चाहिए। इससे ज्यादा कोई क्या समझाएगा आपको अगर वैसे तो नहीं रहना चाहिए अगर आपने सुना है तो, लेकिन थोड़ा सा भी डाउट है तो एक बार इसे रिवाइंड कीजिए, यू विल गेट अंडरस्टूड एवरीथिंग इन द क्रिस्टल क्लियर वे। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक्सटॉर्शन को और क्लैरिटी से समझते हैं। इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, और इंडियन पीनल कोड मतलब इन शॉर्ट आईपीसी, इसमें सेक्शन 383 मतलब कि धारा 383 में एक्सटॉर्शन के बारे में डेफिनेशन दी गई है, और 384 उसका नेक्स्ट जो सेक्शन है उसमें उसके बारे में पनिशमेंट क्या क्या मिलेगा अगर कोई इसके लिए लायबल होता है, तो व्हाट विल बी द पनिशमेंट ऑफ एक्सटॉर्शन, दैट विल बी डिफाइंड अंडर सेक्शन 384 ऑफ आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। आर्टिकल तो कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, यहां पर बात चल रही है पीनल कोड की, यहां पर सेक्शंस होते हैं, धाराएं होती हैं। ठीक है, तो देखिए एक्सटॉर्शन होता क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक्सटॉर्शन, मान लीजिए किसी को भी खतरे में या डरा धमकाकर किसी भी तरीके के डेंजर में रख के, या उससे रिलेटेड किसी भी पर्सन को किसी भी चीज को डेंजर में रख के डरा धमकाकर अपनी मर्जी का कोई काम कराना, उसको इंड्यूस करना, उसको उकसाना कि किसी भी तरीके से वो ये काम कर दे, अदरवाइज उसको ये लॉस कर देंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि किडनैपिंग कर लेते हैं, या किसी को चाकू दिखा करके काम करवाते हैं, या किसी को रिलेटिव्स को मार देंगे, या उनको मतलब किसी भी तरीके की हानि पहुंचा सकते हैं, फैमिली मेंबर्स को टॉर्चर करके इस तरीके से काम करवाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट एक्सटॉर्शन। देखिए ये सिंपल होता है। ठीक है, तो किसी को भी डरा धमकाकर कोई अपने फेवर का काम करवाना, दैट इज कॉल्ड एक्सटॉर्शन। सिंपल लैंग्वेज में यही है, नथिंग एल्स। कभी कभी क्या होता है कि डेफिनेशन पढ़ते हैं तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट और रेलेवेंट टर्म्स, यू गेट स्केयर्ड अबाउट दैट व्हाट इज दिस आफ्टर ऑल। ऐसा कुछ नहीं होता, यही सीधी सीधी डेफिनेशन है एक्सटॉर्शन की। ठीक है, अब इसको और भी अच्छे से समझ लेते हैं। अगेन मैंने आपको इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं, मतलब कि वेरी वेल एक्सप्लेन किया हुआ है अबाउट एक्सटॉर्शन। पॉइंट्स को देखिए, कीप वॉचिंग ऑन द स्क्रीन एंड कीप लिसनिंग टू मी। ओके, देखिए ये क्या करता है कि जेड को धमकी देता है कि अगर उसने उसके हिसाब से काम नहीं किया, या उससे पैसा नहीं दिया, या कुछ भी उसके फेवर का नहीं किया। यहां पर पैसे की बात कर लेते हैं। ए ने क्या किया, जेड से बोला कि अगर आप उसको पैसा नहीं देते हो, मनी नहीं देते हो, तो वो आपके खिलाफ, आपको बदनाम करने के लिए अलग अलग न्यूज़, फेक न्यूज़ या कैसे भी करके आपको डिफेम करने के लिए पब्लिश करवाएगा। न्यूज़पेपर्स में पब्लिश किया जा सकता है, अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, ट्विटर एंड देयर आर सो मेनी सोशल साइट्स। तो वो बस क्या कह रहा है कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो उसे बदनाम कर देगा। कैसे? उसके बारे में न्यूज़ को पब्लिश करके। ठीक है, तो यहां पर भी ये क्या कर रहा है कि उसको धमका रहा है, उसको किसी भी तरीके का डेंजर दिखा के, खतरा दिखा के उससे अपना उल्लू सीधा करना चाहता है या उससे पैसे लेना चाहता है। तो यहां पर ए ने क्या किया है, एक्सटॉर्शन किया है, डरा धमकाकर अपना काम करवाया है। और देखिए दूसरा पॉइंट यहां पर यह है, ए क्या करता है, जेड को डराता है कि अगर वो उसका काम नहीं करेगा तो वो उसको मार देगा या अटैक करेगा, चोटिल करेगा, कुछ भी करेगा। यहां पर भी डराने वाली बात आ जाती है। तो वो क्या करता है कि ए को बोलता है, एक ब्लैंक पेपर देता है। आपको पता होगा ब्लैंक पेपर इज अ गवर्नमेंट पेपर इन कंट्री, ऑफिशियल पेपर माना जाता है। और ब्लैंक पेपर पर अगर कोई साइन कर देता है तो उसका वो कैसे भी मिसयूज हो सकता है। तो ए क्या कर रहा है, जेड को डरा धमका के कहता है कि इस ब्लैंक पेपर पर साइन करो और अपनी कंपनी का जो कुछ भी रेलेवेंट और एफिक्स्ड ऑथोराइज्ड सील वगैरह है वो सब लगा के दो मुझे। अब जेड क्या करता है, डर के मारे उस पर सब कुछ साइन करता है। अब आपको इसका पता होगा कि इस केस में ए क्या कर सकता है, उस ब्लैंक पेपर का, जो साइंड ब्लैंक पेपर है, उसका बाद में अपने फेवर के लिए बहुत बड़ा यूज कर सकता है अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ, प्रॉपर्टी डीड्स एक्ट, देयर आर सो मेनी एक्ट्स आर देयर, उस तरीके से। तो यहां पर भी ए ने क्या किया, एक्सटॉर्शन किया। क्या किया, जेड को डरा करके कि वो उसे मार देगा या ग्रीवस हर्ट या खतरनाक तरीके से हमला करके उसे खत्म कर देगा, उसे परेशान करेगा। तो डर के मारे जेड ने क्या किया, ब्लैंक पेपर पर साइन कर दिया, विच इज कंप्लीटली इलीगल। ठीक है, इलीगल होता है इंडिया के अंदर इस तरीके से। तो देखिए ये मैंने दो इलस्ट्रेशन दिए हैं, अब आपको एक्सटॉर्शन बिल्कुल समझ में आ गया होगा।
अब हम क्या करेंगे, अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल कौन से, वही जो आपके एग्जाम में आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लीगल प्रिंसिपल, फैक्चुअल सिचुएशन बेस्ड, एंड यू नीड टू गो टू द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। तो रीड करते हैं लीगल प्रिंसिपल को। देखिए वही थेफ्ट की बात है, किसी की भी मूवेबल प्रॉपर्टी को विदाउट द पर्संस और ओनर्स कंसेंट, मतलब कि मालिक की मंजूरी के बिना किसी भी चल संपत्ति को उसके पोजेशन से मूव करना, मूवेबल प्रॉपर्टी को, ठीक है, विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन, ये कीवर्ड्स हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, थेफ्ट। मैं कई बार बता चुका हूं, आपको पता चल गया होगा। इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्चुअल सिचुएशंस क्या क्या दी हुई हैं। देखिए यहां पर सीधी सीधी बात है कि सुरेश नाम का एक व्यक्ति है। सुरेश नाम का व्यक्ति अपने दोस्त रमेश के यहाँ जाता है और उसका वेट करता है, क्योंकि रमेश उसे घर में नहीं मिलता है। अब जब रमेश घर में नहीं है तो उसने काफ़ी इंतजार किया, उसने देखा कि रमेश अभी नहीं आया है, तो उसको टाइम कम था, तो उसे लौटना था। तो उसने क्या किया, उसके ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था, उसका एक पेन लिया और उसके लिए कुछ एक चिट्ठी लिख करके छोड़ी। अब यहाँ पर बात क्या थी कि सुरेश की हैबिट, एक आदत थी कि वो कुछ भी उठाता है उस पेन को अपनी जेब में रख लेता है। मतलब उसका इंटेंशन गलत नहीं था, लेकिन उसकी हैबिट ऐसी थी कि रमेश का जो पेन था उसने जेब में डाल दिया, उसे पता नहीं था। तो यहां पर देखिए सबसे पहले डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है, बेईमानी का इरादा नहीं है, उसकी आदत है, ठीक है। उसने सोच करके मूवेबल प्रॉपर्टी जो पेन है नहीं रखा, लेकिन फाइनली हो क्या जाता है कि वो उसको लेकर के चला आता है। अब जब रमेश घर पे आता है तो रमेश को वो पेन नहीं मिलता है, और रमेश के लिए वो पेन काफी वैल्यूएबल होता है। जनरली होता है ना, किसी ने गिफ्ट दिया है, आजकल तो गर्लफ्रेंड ने भी गिफ्ट दे दिया है, तो वो भी काफी वैल्यूएबल हो जाता है। इट माइट बी लाइक दैट, बट जोक्स अपार्ट। तो यहां पर क्या होता है कि जब उसको अपना पेन नहीं मिलता है रमेश को, तो वह पुलिस के पास जाता है और थेफ्ट की एक रिपोर्ट लिखाता है। अब यहां पर देखिए थेफ्ट की चीजें कुछ कीवर्ड्स हैं, लेकिन कुछ नहीं है। अब कैसे हैं वो हम डिस्कस करेंगे पॉइंट्स वाइज। लेकिन यहां पर जब पुलिस सर्च करती है तो वो पेन मिल जाता है किसके पास, सुरेश के पास। फैक्ट्स आपके सामने आ गए, पूरी सिचुएशन आपको समझ में आ गई, लीगल प्रिंसिपल थेफ्ट के बारे में आपको पता है, कीवर्ड्स आपको पता है। अब यहां पर पुलिस को साइड में रखिए, आप पुलिस की जगह पर पुलिस वाले बनके अब शिनाख्त कीजिए कि व्हाट इज राइट और रॉन्ग, इज इट थेफ्ट और नॉट। ओके, सब चीज आपको पता है, स्टेप बाय स्टेप जाना है। तो चलिए अब इन्वेस्टिगेशन आप और हम मिलकर के स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट आता है कि सुरेश ने चोरी की है क्योंकि रमेश की कंसेंट के बिना उसने पेन लिया। ये कीवर्ड बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें रमेश की कंसेंट नहीं थी, रमेश की मंजूरी नहीं थी। और रमेश कौन है, रमेश है उस मूवेबल प्रॉपर्टी दैट इज पेन, उसका मालिक, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, सुरेश ने चोरी की है क्योंकि उसने पेन लौटाने से फेल हो गया, मतलब उसने पेन नहीं लौटाया इसलिए चोरी की है। वेरी सिंपल लैंग्वेज, जस्ट स्विच टू द नेक्स्ट ऑप्शन। सुरेश ने क्राइम नहीं किया है, थेफ्ट नहीं किया है क्योंकि उसका डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं था। यहां पर सीधी बात यही आ जाती है, सुरेश पर चोरी का इल्जाम नहीं लगाया जा सकता बिकॉज ही डिड नॉट हैव डिसऑनेस्ट इंटेंशन, इट वाज अकॉर्डिंग टू द फोर्स ऑफ हैबिट। उसकी आदत थी, उसकी वजह से आ गया, लेकिन वो बेईमानी का कोई इरादा नहीं था। एंड डिसऑनेस्ट इंटेंशन इज वन ऑफ द मेजर कीवर्ड्स फॉर द थेफ्ट, ठीक है। अब यहां से आंसर सी ही होगा, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, और ये बहुत सिंपल भी है। बट सिंपल डजंट मीन दैट दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। ओके, सिंपल है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंपल चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है, और ये है बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस। अब इससे आगे एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे और क्लैरिटी से समझ में आए आपको। ये एग्जाम्पल जो मैं आपको दे रहा हूं, ये मैं रिपीट कर रहा हूं, इसको पहले भी थेफ्ट के इनिशियल लेक्चर्स में बहुत क्लैरिटी से बता चुका हूं, तो मैं इसे थोड़ा सा फास्ट मूविंग चलूंगा। देखिए अगर लीगल प्रिंसिपल क्या कहता है, व्हाट इज लीगल प्रिंसिपल, अगेन लीगल प्रिंसिपल वो होता है जो लॉ ऑफ द नेशन होता है। मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर स्टेट का, यानी कि यहां पर हम देश कह रहे हैं, किसी भी देश का जो कानून कहता है वो होता है लीगल प्रिंसिपल। इसमें कोई भी मिलावट नहीं होती है। तो लीगल प्रिंसिपल के हिसाब से अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे की मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब कि चल संपत्ति को उसके मालिक की मर्जी के बिना बेईमानी के इरादे से इधर उधर करता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, थेफ्ट। इसी को चोरी कहते हैं। और इसके लिए क्या होता है, या तो पनिशमेंट मिलेगा या फाइन, या ये दोनों। ये जनरल टर्म है इंडिया में, जब भी बात आती है पनिशमेंट और फाइन की, तो या तो इंडिविजुअली मिलते हैं या दोनों मिलते हैं, कुछ भी हो सकता है। ओके, एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल इन दिस केस। ओके, अब इससे आगे थोड़ा सा फैक्चुअल सिचुएशन को देखेंगे। तो फैक्चुअल सिचुएशन में देखिए क्या होता है कि राजू नाम का एक फ्रेंड है, अपने दोस्त राम के यहां पर जाता है, तो वहां पर उसने देखा कि एक सेल फोन है, तो ऑब्वियसली वो राम का ही होगा। उसने सोचा कि सेल फोन को लेकर के इसे चुरा लेता हूं, तो यहां पर डिसऑनेस्ट इंटेंशन आता है, और वो ये सोचता है कि अगर अभी चुराऊंगा, राम को पता चल गया तो
इमीडिएट सर्च करवा सकता है। मतलब अभी के अभी अगर उसने एक्शन ले लिया तो तलाशी हो सकती है, तो इमीडिएट डिटेक्शन होगा या तलाशी होगी तो उसमें मैं पकड़ा जा सकता हूं। तो उसने क्या दिमाग लगाया राजू ने कि उसके सेल फोन को ऐसी जगह सोफे के पास या कहीं पे ऐसा छुपा दो कि खोजने में राजू को वो मतलब सॉरी राम को वो मिले ना, और जब राम को वो उस जगह पर नहीं खोज पाएगा तो कुछ टाइम में मामला ठंडा पड़ जाएगा पुलिस का, और पुलिस भी कुछ नहीं करेगी, तो मैं चुपचाप आऊंगा, उसको निकालूंगा और मार्केट में बेच दूंगा। अब यहां पर आपको सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, बिकॉज दिस इज द केस ऑफ थेफ्ट, इट इज आस्किंग अबाउट द थेफ्ट, इट इज नॉट, ठीक है, और हैपनिंग एट द प्लेस। तो ये आपको पता करना है, वही चीजें याद रखनी है, ओनर्स कंसेंट, मूवेबल प्रॉपर्टी, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, यही 2-3 चीजें होती हैं, और इन्हीं से स्टेप बाय स्टेप आप पता लगा सकते हैं। अब चलिए थोड़ा सा ऑप्शंस को देखते हैं और फिर देखते हैं कि आप कितना क्या जानते हैं। ठीक है, फैक्चुअल सिचुएशन देख लिया, लीगल प्रिंसिपल आपको पता है, ओवर थिंक करना नहीं है, यू नीड टू गो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द नेशन एंड अकॉर्डिंग टू द लीगल प्रिंसिपल, बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, राजू क्या थेफ्ट मतलब कि चोरी का गुनहगार है या नहीं है। ऑप्शंस पढ़िए, मैंने आपको बहुत हिंट दे दी है, एंड दिस इज ऑलरेडी अ रिपीटेड क्वेश्चन। आई वांट यू टू अटेम्प्ट and not only attempt, I want the 100% correct answer from your side. Okay, check yourself, analyze your progress, और यहीं पर आपको ये आपका होमवर्क रहा, आंसर को कमेंट कीजिए, आई विल सी दैट हाउ मच यू आर प्रोग्रेसिंग। इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू कराएंगे, तब तक आप बने रहिए इस लेक्चर के साथ और इस पूरी सीरीज को जरूर देखिए, क्योंकि देखिए पेड कोर्स नहीं है, फ्री में है, लेकिन है मोर देन पेड कोर्स। ओके, यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। तब तक इस पर बने रहिए, कीप वॉचिंग ऑल द लेक्चर्स, टेक केयर, गुड लक एंड बाय बाय।